वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं वन लाइनर टाइप्स क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्स्ट डिवीज़न करवाया जाता है हिंदी साहित्य का। डेली यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। साथ में जहाँ पर लगे कि इम्पॉर्टेंट है व्याख्या करना, तो वहाँ पर व्याख्या भी की जाती है। ये हमारी न्यूज़ सीरीज चली हुई है। मुझे पूर्ण आशा है कि जैसे कि LT टेट हो गया, LT कमीशन हो गया, TGT PGT हिंदी हो गया, नेट सेट JRF हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी हो गया, कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा होगी वहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये प्रश्न लाभ देंगे। ठीक है, वैसे तो हमने यहाँ पर इसका जो मेन रखना था नाम, वो रखा है LT टेट के लिए, टारगेट HP LT टेट 2025। परंतु फिर भी कोई भी तैयारी हिंदी साहित्य से संबंधित होगी, उसके लिए आपको ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो ध्यानपूर्वक आपने देख लेना है। इससे पहले भी हमने इसके पार्ट्स डिस्कस करे हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ हिंदी साहित्य के नोट्स अगर हार्ड कॉपी के तौर पर आपने लेने हैं तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 76 517 294, इस पर आपने व्हाट्सएप कर लेना है। आपको सारी जानकारी नोट से संबंधित अवेलेबल करवा दी जाएगी। आपकी परीक्षा होने वाली है हाल ही में LT टेट की जून 2025 के लिए, तो हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं। जल्द से जल्द आप उन्हें परचेज़ करिए और अच्छे से अपनी रिवीजन करिएगा, क्योंकि फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा ये। बाकी PDF इत्यादि के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डेली वहाँ पर PDF आपको सेंड की जाती है, कुछ ना कुछ स्टडी मैटर वहाँ पर सेंड किया जाता है, तो आप जुड़िएगा और लाभ उठाइएगा। और आज हम जो डिस्कस करेंगे, ये करेंगे 50 वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में क्या पूछा गया है? प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? प्रसाद जी से तात्पर्य है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? तो ये होगा प्रायश्चित। प्रायश्चित इनका प्रसिद्ध नाटक है। इसी के साथ साथ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी जैसे इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 52। शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, ये बालमुकुंद गुप्त के होंगे और ये भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। और किसको ये संबोधित करके लिखे गए थे? लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके व्यंग्यात्मक निबंध है ये शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न देखिए, मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? तो जो मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक है, तो ये शेरशाह नाम का हो जाएगा। अगला देखिए 54। कहानी कला किसका निबंध है? कहानी कला निबंध विधा की रचना है और ये मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 55। उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है? तो जो अंजू दीदी है, ये हो जाएगी उपेंद्र नाथ अश्क की रचना और नाट्य विधा की रचना है ये। फिर अगला प्रश्न देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ पर है? ये काशी में। कब ये स्थापित की गई थी? 1893 में। नागरिक प्रचारणी सभा जो कि काशी में है, 1893 में स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन कौन से हैं? तो पहले तो हो गए श्याम सुंदर दास, दूसरे हो गए पंडित राम नारायण, तीसरे हो गए शिव कुमार सिंह हैं। ये जो तीनों हैं, ये हैं आपके नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक। श्याम राम शिव, ये इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो, श्याम राम शिव, या फिर जो भी जिस हिसाब से आप याद कर सकें, जैसे शिव राम श्याम, राम श्याम शिव, जिस प्रकार से भी आपको अच्छा लगे याद करने के लिए, उसी पैटर्न को आप यूज़ कर सकते हो। फिर है प्रश्न संख्या यहाँ पर 57। इसमें क्या पूछा गया है? 57 में पूछा गया है, 14 अक्टूबर 1899 को नागरिक प्रचारणी सभा में सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया गया था। कब? 14 अक्टूबर 1899 को नागरिक प्रचारणी सभा में सरस्वती पत्रिका है, इसके जो संपादक मंडल का नाम घोषित किया गया था। इसके संपादक मंडल में कौन कौन आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसके जो आरंभिक संपादक मंडल थे, इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, ये आते हैं। 1 2 3 4 5 विद्वान आते हैं, ये आप याद रखिएगा। फिर प्रश्न संख्या है 59। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे,
तो जो सरस्वती पत्रिका है इसके संस्थापक कौन थे? तो चिंतामणि घोष इसके संस्थापक थे। इसी के साथ साथ सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब की गई थी? 1900 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये एक एक प्रश्न का निर्माण करेगा। इस समय आपको नॉर्मल ये प्रश्न लग रहे होंगे, परंतु जब परीक्षा में आप बैठोगे तो उस समय आपको इनके महत्व का पता चलेगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 60। क्या पूछा गया है इसमें? 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर प्रश्न संख्या 61। इसमें क्या पूछा गया है? एकांकी के जन्मदाता कौन हैं? तो जो एकांकी विधा है इसके जन्मदाता के तौर पर वैसे तो अलग अलग मत है, परंतु जो सर्वमत की तरफ जाता है तो वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की तरफ जाता है ये मत। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 62। इसमें क्या पूछा गया है? मीराबाई ने किस भाव से श्री कृष्ण की उपासना की? तो जो मीराबाई थी इन्होंने माधुर्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की उपासना की थी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 2-4 और फैक्ट बता देता हूँ। पूछा जा सकता है जो तुलसीदास थे उन्होंने भगवान श्री राम की उपासना किस भाव से की थी? तो वो उन्होंने की थी दास्य भाव से। और सूरदास ने किस भाव से की थी? सूरदास ने की थी सख्य भाव से। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 63। इसमें क्या पूछा गया है? 63 रामचरितमानस का प्रधान रस है। तो जो रामचरितमानस है इसका प्रधान रस हुआ शांत रस। रामचरितमानस से आपको 2-4 और फैक्ट बता देता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। किसकी रचना होगी? तुलसीदास की। कितने कांड हैं? 7 कांड है। कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड, लंका कांड। इस तरह से आगे पीछे मैंने कर दिया, परंतु 7 कांड ये होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। फिर देखिए, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो जो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 65। इसमें क्या पूछा गया है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो जो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है तो वो है पृथ्वीराज रासो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है हिंदी कविता का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो हिंदी कथा साहित्य में या फिर हिंदी साहित्य में पहला जो महाकवि किसे स्वीकार किया जाता है? तो ये चंद बरदाई को किया जाता है स्वीकार। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये किस काल में लिखा गया था? आदिकाल में लिखा गया था। ये आप अलग से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 66। इसमें क्या पूछा गया है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? तो जो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उसका नाम है उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 69। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा किसकी है? ये किशोरी लाल गोस्वामी की है इंदुमती कहानी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो हिंदी कथा हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी कहानी है, ये जो कब से शुरुआत हुई थी हिंदी कहानी की? तो 1900 से हिंदी कहानी की शुरुआत हुई थी। कई बार ये पूछा जाता है कि वो कौन सी पत्रिका है जिससे जो हिंदी कहानी विधा की शुरुआत हुई थी? तो वो सरस्वती पत्रिका है। 1900 से ही सरस्वती पत्रिका शुरुआत हुई थी। 1900 से ही हिंदी कहानी की भी शुरुआत हुई थी। ये भी आप ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ आप आगे देखिए 68। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, इसलिए ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी स्पष्ट कर दूँ, मैं कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ ताकि समय आपका कम लगे और आपको अधिक से अधिक प्रश्न देखने के लिए मिले। ठीक है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 69। क्या पूछा गया है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वीराज रासो में कितने छंद हैं? हाँ, 69 छंद हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। जो पृथ्वीराज रासो है इसमें कितने छंद हैं? छंद होंगे इसमें 68
और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जो पृथ्वीराज रासो है इसमें कुल कितने समय हैं, समय है 69, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। समय से तात्पर्य है अध्याय या पाठ, ठीक है, पाठ है इसमें 69 और छंद कितने हैं 68। ये याद रखिएगा, इसके जो पाठ है इसको कहा गया है समय, समय याद रखना, इसे समय कहा गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। चंद बरदाई कृत है पृथ्वीराज रासो, पूछा जाएगा इसमें रस कौन सा है, तो रस है इसमें वीर रस, वीर रस है। और 69 समय है और भाषा इसकी क्या होगी, डिंगल इसकी भाषा हो जाएगी, डिंगल। और ये प्रबंध काव्य है या फिर महाकाव्य है, इसका आपने ध्यान रखिए। ये भी कई बार पूछा जाता है कि हिंदी जो ये रचना है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। क्या हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है? ये कथन किसका होगा, तो मिश्र बंधुओं का ये कथन है। ये भी आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा लंबा हम खींच लेते हैं इसको, अब यहाँ पर व्याख्या मुझे आ गई है तो मुझे लगता है आपको व्याख्या बता देनी है। देखिए, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज रासो है, इसमें मुख्य छंद कौन सा है, तो मुख्य छंद है इसमें कवित। कौन सा है मुख्य छंद, कवित इसमें मुख्य छंद है, छप्य भी है, कवित और छप्य दोनों हैं। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए चंद बरदाई थे जो इन्हें किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, तो छप्य छंद का इन्हें विशेषज्ञ माना जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया गया था, तो वो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। कौन सा है, पृथ्वीराज विजय नाम का एक ग्रंथ है। इसके रचनाकार थे जयानक। जयानक के पृथ्वीराज विजय के कारण ही पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना गया। और किसने इसे माना था अप्रमाणिक सर्वप्रथम, डॉक्टर बुलर ने 1875 में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वीराज रासो है इसे किसने पूर्ण किया था, तो इसे पूर्ण किया गया था उनके पुत्र पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं कौन, चंद्रबरदाई के पुत्र थे जलहन, इनके द्वारा इसे पूरा किया गया था। इसी के साथ साथ ये भी आप याद रखिएगा कि प्रस्तुत कथन किसने कहा। कथन इस प्रकार से है, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कथन को फिर से रिपीट करूँगा, यह कथन पृथ्वीराज रासो के संबंध में किसने कहा कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। इसी के साथ साथ कई बार ये पृथ्वीराज रासो पे आरोप भी लगे हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, अर्धप्रमाणिक है, तो ये भी यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि किसने क्या कहा इसको। अगर हम प्रमाणिक की बात करें तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टार्ड, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के द्वारा इसे प्रमाणिक माना गया। अप्रमाणिक किसके द्वारा माना गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुल्लर, ये मानते हैं इसे अप्रमाणिक। और अर्ध प्रमाणिक मतलब आधा प्रमाणिक कौन मानते हैं इसे, मुनि जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, ये मानते हैं इसे अर्ध प्रमाणिक। तो ये अलग से जो मैंने आपको फैक्ट बताए ये आपको याद रखने हैं, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न संख्या 70। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सीरीज़ आपके लिए, देखिएगा आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं 70। इसमें क्या पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य परंपरा की जो सबसे बड़ी विशेषता रही तो वो रही इसमें सभी प्रकार की रचना हुई, वह कई प्रकार की रचना पद्धतियों की उत्तेजना इस समय मिली, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको एक पैम्पलेट दिखा देता हूँ। पैम्पलेट कुछ इस प्रकार से है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं LT टेट तो इसके लिए हमारी टीम के द्वारा PYQ अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। जो ये PYQ होंगे इसमें आपको 5 मिलेंगे PYQ
+5 मिलेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अगर कोई भी लेना चाहता है तो ये अब अवेलेबल है, आप इन्हें ले सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे सॉफ्ट कॉपी के तौर पर दे रहे हैं। अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हार्ड कॉपी भी आपको दे देंगे। हार्ड कॉपी थोड़ी सी महंगी हो जाएगी क्योंकि प्रिंट इत्यादि निकालने होते हैं। अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो आपको बहुत ही कम चार्जेस में उपलब्ध होगी। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर, इस पर नहीं, नंबर कौन सा है, 76,517,294, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। इस पर आपको PYQ मिल जाएंगे ये। ठीक है, तो अगर ये लेना चाहते तो ले सकते हैं। आपको रिवीजन हेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ये 76,517,294। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 71। 71 में आपसे क्या पूछा गया है? सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम किसने दूर किया? सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम किसने दूर किया? तुलसीदास जी के द्वारा दूर किया गया। प्रश्न संख्या 72। तुलसीदास ने लोक में फैले अनाचार अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना किस ग्रंथ में की? तो ये की थी विनय पत्रिका में। इम्पॉर्टेंट है। अगला है यहाँ 73। इसमें क्या पूछा गया है? इनकी कविता उसी की ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस राम भक्त कवि के लिए ये कथन कहा था? तो ये कथन कहा गया है अगरदास के लिए। अगरदास कैसे हैं? राम भक्त कवि के तौर पर जाने जाते हैं। फिर प्रश्न संख्या 74। नंददास की रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत के अनुसार कितने अध्याय में विभाजित है? तो जो नंददास थे इनकी रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत के अनुसार कितने अध्याय में विभाजित है? 5 अध्याय में विभाजित है। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जो रास पंचाध्याय है ये किसकी रचना है? नंददास की। जो नंददास थे अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत आते हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 75। इसमें क्या पूछा गया है? राम भक्ति काव्य में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। तुलसीदास के लिए ये कथन किसने कहा? तो प्रस्तुत कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। क्या कहा इन्होंने? राम भक्ति काव्य में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। तुलसीदास के लिए ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 76। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में किसने प्रवीण किया? तो जो तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण किया ये शेष सनातन के द्वारा किया गया। जो शेष सनातन है ये तुलसीदास के विद्या गुरु या शिक्षा गुरु हैं, ये ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है 77। इसमें पूछा गया है छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो जो छायावाद शब्द है इसके प्रथम प्रयोक्ता के तौर पर माने जाते हैं पंडित मुकुटधर पांडे। पंडित मुकुटधर पांडे ने अपने निबंध हिंदी में छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होगा कि हिंदी में छायावाद नामक निबंध किसका है? पंडित मुकुटधर पांडे का है। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। और जो ये निबंध है हिंदी में छायावाद, ये 1920 में शारदा पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अलग से फैक्ट मिल रहे हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे ये। फिर प्रश्न संख्या है 78। छायावाद की सर्वमान्य समय सीमा क्या है? तो जो छायावाद की सर्वमान्य समय सीमा है तो ये होगी 1918 से लेकर 1936 के बीच की जो समय अवधि है इसे छायावाद की समय सीमा माना जाता है। कुछ विद्वान इसे बढ़ाकर 1919 से लेकर या फिर 1918 मानते हैं। मैक्सिमम ने 1918 माना, कई इसे बढ़ा देते हैं 1919। इसी के साथ जो मुझे लगा कि विद्वान विशेष के तौर पर होना चाहिए, तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं ये मानते हैं 1918 से लेकर 1938 तक का समय छायावाद का है। ये 2 साल बढ़ा देते हैं। अगला है यहाँ 79। यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या प्रश्न पूछा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को डैश काव्य माना है।
तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य मानते हैं। कौन रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य मानते हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। अगला देखिए यहाँ पर 80, इसमें क्या पूछा गया है? अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो जो अयोध्या कांड है इसे रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए 81, इसमें क्या पूछा गया है? रसखान की अंतिम काव्यकृति कौन सी है? तो जो रसखान की अंतिम काव्यकृति मानी जाती है तो वो होगी प्रेम वाटिका। यहाँ से आपको ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रेम वाटिका है ये किसकी रचना है? रसखान की। रसखान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित थे। अगला देखिए यहाँ पर, या लकुटी और अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना, या लकुटी अरु कामरिया पर, अरु है यहाँ पर, कई जगह और भी लिखा परंतु जो मैंने पढ़ा था तो वो है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डालो। पंक्ति किसकी है? तो ये भी रसखान की ही होगी। वैसे तो ये मुस्लिम थे परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ये कृष्णमय हो गए थे, याद रखना। अगला प्रश्न, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। किसने किसे कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा घनानंद के संबंध में। क्या कहा? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से हैं। अगला क्या है यहाँ पर 84, क्या पूछा गया है? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये कथन किसका है, किसके लिए? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का घनानंद के संबंध में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, ये पहले कवि हैं, तो याद रखना है। अगला देखिए 85, द्विवेदी युग की कविता की प्रवृत्ति थी। तो जो द्विवेदी युग की कविता की प्रवृत्ति थी तो वो थी आपकी उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक और गद्यात्मक। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है बताइएगा? ये नॉर्मल सा प्रश्न मैंने पूछा, देखता हूँ उत्तर देते हैं आप या नहीं। द्विवेदी युग की समय सीमा तो आपको पता ही होनी चाहिए। और द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग किस कारण पड़ा? अगला देखिए 86, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जो विखंडनवाद का जनक माना जाता है देरिदा को। 87, विरेचन का सिद्धांत किसका है? तो जो विरेचन का सिद्धांत है ये अरस्तु का होगा। अगला देखिए 88, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा कहा गया था। अगला है 89, निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? निबंध को गद्य का निकष माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। कई जगह मैंने शुक्ल जी लिखा है, कई जगह रामचंद्र शुक्ल लिखा है, ये दोनों एक ही अलग अलग मत सोचना आप, ठीक है। अगला देखिए 90, इसमें क्या पूछा गया है 90 में? हिंदी कविता में मासलवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो जो हिंदी कविता है इसमें जो मासलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल। फिर देखिए अगला है यहाँ पर, अगले प्रश्न में पहुँचने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत बार कैंडिडेट ऐसे कहते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए तैयारी करने के लिए, तो क्या नोट्स अवेलेबल है? हाँ, अब हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हो गए हैं। ये आपके हार्ड कॉपी नोट्स हैं। कैसे हैं? हार्ड कॉपी नोट्स हैं। कोई भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित कोई और परीक्षा क्यों ना हो, उसकी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे इम्पॉर्टेंट नोट्स अब तैयार हो गए हैं। कोई भी लेना चाहता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 76577294, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और इन नोट्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। आपके घर में पहुँच जाएंगे ये नोट्स।
इन नोट्स में आपको वन लाइनर टाइप के 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं। जो ये नोट्स हैं ये आपको परीक्षा संबंधित हैं और P/Q पर आधारित है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट व्याख्या करनी है वहाँ पर व्याख्या भी की गई है, परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1500 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो और ढंग से इनका रिविज़न कर लेते हो, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो वहाँ पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर टाइप के। तथ्य है ना, ये तथ्य प्रश्नों का निर्माण करते हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। और अपनी LT-TET के लिए, LT कमीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अपने घर पर ऑर्डर करके पढ़ सकते हो और काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। कई बार बच्चों की ये भी क्वेरी रहती है कि क्या सर जो ये नोट्स हैं इसको पढ़ना चाहिए या फिर बुक्स जो हमारे पास पड़ी है उसको पढ़ना चाहिए। देखिए, अपने अपने स्थान पर सब महत्वपूर्ण हैं। अगर बात करें बुक्स की तो बुक्स भी अपनी जगह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जो बुक्स होती हैं ये अपना रोल अदा करती हैं, ठीक है, जो इन्हें करना चाहिए वो करती हैं। परंतु कई जगह ऐसा होता है, देखिए आपको पता होना चाहिए, कई शुरुआती बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पढ़ने चाहिए। एक तरह से जो नोट्स होते हैं ना, एक बेस रहती हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगर आप इन नोट्स को बार बार रिवाइज़ करते हो, साथ में आपकी जो पुस्तकें आपने खरीदी है उन्हें भी पढ़ते हो, तो डबल फ़ायदा आपको मिलता है परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको नोट्स भी पढ़नी चाहिए, साथ में अपनी बुक्स भी पढ़नी चाहिए। जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम भी अपने सीनियर्स के नोट्स से ही पढ़े हैं, उससे हमें एक आधार मिला है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स आप पढ़ते हो तो वहाँ से आपको पता चलता है कि ये चीज़ें आपने पढ़नी है, दूसरी चीज़ें आपने स्किप कर देनी है, क्योंकि नोट्स एक आधार रहते हैं किसी भी तैयारी को करने के लिए। बाकी जो आपको बेहतर लगता है आप वो कर सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 91। इसमें क्या पूछा गया है 91 में, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो जो तुलसीदास थे इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा नावादास के द्वारा। किसके द्वारा? नावादास के द्वारा। प्रश्न संख्या 92, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तूतीय हिंद। अगर हम बात करें अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का मूल नाम था अब्बुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद, ये इनका मूल नाम था। जन्म इनका कब हुआ था? 1253 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? एटा ज़िले में। और ये कहाँ पर है एटा ज़िला? उत्तर प्रदेश में। एटा ज़िले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। जो अमीर खुसरो है ये खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि के तौर पर जाने जाते हैं। 13वीं से 14वीं शताब्दी का इनका समय रहा है। इस समय इन्होंने खड़ी बोली का हिंदवी के रूप में सूत्रपात किया था। और ये आदिकाल के संत, संगीतकार, इतिहासकार, भाषाविद और योद्धा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें तूतीय हिंद या फिर हिंद की तूती के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु का नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो सूफ़ी संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला देखिए 93, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसका औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था? 12 मार्च 1954 को, और भारत सरकार द्वारा ये किया गया था। जो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था? 1955 में, ये भी आपको याद रखना है। 1955 में पहली बार दिया गया था। अगर हम बात करें कि कब कब ये पुरस्कार दिए गए हैं, किस प्रकार से दिए गए हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार बताया था ना 1955 में दिया। किसे दिया गया था? कौन थे लेखक? माखनलाल चतुर्वेदी पहले हैं, ये ध्यान रखना है। और किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी इनकी रचना है, उसके लिए दिया गया था। शैली क्या थी? काव्य है, ये काव्य। दूसरा दिया गया 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को, किस रचना के लिए? पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए, और ये व्याख्या है। तीसरा जो पुरस्कार दिया गया ये 1957 में दिया गया। किसे दिया गया? आचार्य नरेंद्र देव को। किस रचना के लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, और शैली क्या थी? दर्शन थी। यहाँ से आपका ये भी प्रश्न बन रहा है कि जो हिम तरंगिणी नामक रचना है किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। पद्मावत संजीवनी व्याख्या किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की है। बौद्ध धर्म दर्शन किसकी है? आचार्य नरेंद्र देव की है। इसी के साथ साथ जो हाल के ही
साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये आपको बता देता हूँ। जो 2021 में किसे दिया गया था? दया प्रकाश सिन्हा को। किस रचना के लिए? सम्राट शो के लिए। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। 2022 में किसे दिया गया? बद्री नारायण जी को। किस रचना के लिए? तुमड़ी के शब्द रचना के लिए। किस विधा की रचना है? कविता संग्रह है ये। इसके पश्चात 2023 में ये पुरस्कार किसे दिया गया? संजीव कुमार को। किस रचना के लिए? मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप स्वयं पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। प्रश्न संख्या 95 पूछा गया है व्यास पुरस्कार, जो कि एक साहित्यिक पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हों। ये इसकी कुछ एक शर्तें हैं। फिर प्रश्न है 96, इसमें क्या पूछा गया है? किस रचनाकार को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो जो गगन गिल हैं, इन्हें मिला वर्ष 2024 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2023 तक का ऊपर बता दिया था, 24 का गगन गिल होंगी। और किस रचना के लिए मिला? मैं जब तक आई बहार। और ये क्या है, किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह है ये। अगला देखिए 997 रमेश कुंतल मेघ को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ध्यान रखना है, रमेश कुंतल मेघ थे, इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। कब दिया गया था ये? साल 2017 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए? विषव मिथक सरित सागर के लिए। विषव मिथक सरित सागर के लिए। अगला है 24 भाषाओं में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो कौन सा पुरस्कार है जो 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है। अगला है मुझे पहचानो किसकी रचना है? ऊपर ही देखा हमने, ये संजीव कुमार की रचना होगी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 100, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी अमृता प्रीतम। कौन थी? अमृता प्रीतम। ये पंजाबी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा लेक्चर है। ज़्यादा लंबा तो मैंने नहीं खींचा, परंतु जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए, ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि साहित्य के जो हिंदी साहित्य के प्रश्न होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, जितना हो सके नोट्स तैयार करिए। अगर नोट्स तैयार नहीं करने हैं तो जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं ये भी आप अपने घर में रीड करने के लिए हमसे मंगवा सकते हो। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मैं सेंड करता रहता हूँ। बाकी अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।